দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। है मैम। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट क्लास हम लोगों ने सेट बी का जो भी क्वेश्चन बाकी था वो कर लिया था। मैंने बोला था कि चेक करके रखने के लिए कुछ रह गया है या नहीं। ठीक है। अच्छा तो फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? वैसे हम लोग का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बस इसमें एक थियोरेटिकल पॉइंट है वो देखना है और उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, बताते हैं कौन सा। ये तीनों जो मेजर्स ऑफ, ये मेनली जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तीन बोलना बेकार है। मतलब ए, मतलब अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनका क्राइटेरिया फॉर आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, किसको हम लोग आइडियल मेजर्स फॉर सेंट्रल, आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं। कौन सा सबसे बेस्ट है, बेसिकली कौन सा सबसे बेस्ट है। तो बेस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है वो देखना है। ठीक है, तो बेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है ये। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि कौन सा हम लोग का बेस्ट हो रहा है, कौन सा किसका मेरिट्स डीमेरिट्स, ये सब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके बेसिस पे। अच्छा, ये क्राइटेरिया हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, बाकी तो हम सब लिखवा दिए हैं। ये कॉपी से यहाँ, मतलब ये यहाँ से कॉपी में नोट डाउन इसीलिए कर लेना है बिकॉज एग्जाम में मैंने जो लिखवाया है क्लास में वो पढ़ के जाने से एनफ होता है। थ्योरी के लिए अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो ये हम और नहीं लिखवा रहे, और अगर समय हुआ तो लिखवा भी सकते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अगर हो पाए तो हम लिखवा देते हैं। क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखवा देते हैं। क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मैंने सेंट्रल टेंडेंसी को शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, सबसे पहला बोलते, लिख भी लेते हैं, समझा भी देते हैं। तो इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। सबसे पहला क्राइटेरिया है इट शुड बी प्रॉपरली, it should be properly and unambiguously defined, and unambiguously defined। इसका मतलब बता देते हैं। देखो, इसका मतलब ये है कि हाँ, वो वाला बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माना जाएगा जिसका, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जिसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा, उसमें कुछ एम्बिगुअस नहीं होगा। एम्बिगुअस का मतलब ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर मतलब कुछ क्या बोले, कुछ मतलब जैसे कि देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोड। ठीक है, मोड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड है बेसिकली। ठीक है, एम्बिगुअसली डिफाइंड है क्यों? क्योंकि देखो मोड जो है उसका आंसर क्या होगा। देखो, उसका आंसर तीन तरीके का हो सकता है। मोड का कोई आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आंसर आ सकता है। मोड का मतलब था मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो इसमें क्या हो गया ना, इसको हम लोग प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो प्रॉपरली डिफाइन का मतलब ये है कि उसको हम लोग मतलब समझा सके अच्छे तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपरली डिफाइन। बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो मोड जो है वो हम लोग का प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो जो भी आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए उसका हमारा जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, और उसके साथ साथ अनएम्बिगुअस भी होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला इट शुड बी इजी टू कंप्रीहेंड। इट शुड बी इजी टू कंप्रीहेंड। इजी टू कंप्रीहेंड मतलब किसी को भी कंप्रीहेंड मतलब समझाना। ठीक है, बहुत आसान जो होगा वही बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे अगर देखा जाए कि जो जीएम का फॉर्मूला है, जो एचएम का फॉर्मूला, ये लेकिन उतना आसान नहीं होता है, उतना मतलब इजी टू कंप्रीहेंड नहीं होता है कंपेयर टू एम वगैरह। ठीक है, तो इट शुड बी जो सबसे इजी होगा उसे हम लोग बेस्ट मान सकते हैं। ठीक है, इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट। इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, तो ये कैलकुलेशन करना भी आसान होना चाहिए। ठीक है,
किसी को समझाना भी आसान होना चाहिए, किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग भी आसान होना चाहिए और उसका कैलकुलेशन भी आसान होना चाहिए। फिर बोला है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर देखा जाए मीडियन जो है वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि मीडियन में हम लोग सिर्फ मिडिल वैल्यू का जो है कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं। और ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रीम जो है उसको छोड़ के, जैसे अगर हम बोलें कि 2, 1 और 5, तो मेरा जो मिडिल वैल्यू है उसको अगर हम मीडियन में क्या होता है पहले अरेंज करना पड़ता है, तो मिडिल वैल्यू आ गया 2, तो ये साइड में क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मीडियन जो है वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि वो पोजिशनल वैल्यू होता है, तो मिडिल वैल्यू पे बेस्ड होता है। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पे देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे क्या बोला है, इट शुड हैव क्राइटेरिया डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, सॉरी सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इट शुड बी सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। इसका जो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, मतलब वही बेस्ड माना जाएगा जिसका सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। फिर बोल रहा है इट शुड बी लेस अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी लेस अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के प्रेजेंस से ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होना चाहिए। चलो हम सभी पॉइंट्स को एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे पॉइंट 1 में बोला था कि हमारा जो डेफिनेशन होगा वो प्रॉपर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने 2, 4, 6 का बोला कि एवरेज, एवरेज कितने सारे मेथड से निकल सकता है, एम से, जीएम से, एचएम से। ठीक है, तो अगर हम इसका एम निकाले तो इसका एम आ जाएगा, देखो 2+4+6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। अगर हम इसका जीएम निकालना चाहे तो भी निकल जाएगा, 2 × 4 × 6 टू दी पावर 1/3, तो फिर ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पर अगर देखें ये हो गया 2 × 4 मतलब 2 × 2, 6 मतलब 2 × 3। ठीक है, तो फिर 3 बार 2 ले लेते हैं, तो इसके लिए एक 2 और ये रूट ओवर ऑफ मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ 6 हो जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जा रहा है। और हार्मोनिक मीन अगर निकालेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, 1/2, 1/4, 1/6, और इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। लाइक ये 3 हो गया, 2, 4, 6 का अगर एलसीएम कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 12, तो 3, 11/12 मतलब 3 × 12/11, 36/11। तो 36/11 कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर मेरा यहाँ पर करते हुए कुछ वैल्यू इधर उधर हो रहा है तो जस्ट इग्नोर, ये तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आंसर का बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आ जा रहा है, मुझे नहीं पता ये कितना आना चाहिए, 36/11, तो ये आ जा रहा है 3.27, ऐसा आ रहा है। ठीक है, 3.27। तो देखो ये अगर इसी डेटा से मुझे बोले मीडियन निकालने के लिए, तो मेरा मीडियन कैसे आ जाएगा, तो उसमें मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में हो जाएगा वही 2, 4, 6 का मीडियन का आंसर मेरा 4 हो जाएगा। और अगर मोड निकालने बोलेगा तो इसका आंसर मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने इससे सारे जो भी हो सकता है प्रोबेबल, एम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड सब निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें ये जितने भी सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है सभी जो है प्रॉपरली और अनएम्बिगुअसली डिफाइंड होना चाहिए। जिसमें से अगर देखा जाए तो प्रॉपरली और अनएम्बिगुअसली डिफाइंड जो है वो एम, जीएम, एचएम सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखो मीडियन पोजिशनल वैल्यू है, तो वो इधर उधर का कुछ नहीं देखता है, सिर्फ मिडिल वैल्यू को ऑब्जर्व करता है। और मोड का क्या है ना, मोड का ऐसा है कि वो मतलब कभी उसका आंसर आ भी सकता है, कभी 0 आ सकता है, कभी मोर देन 1 आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा
पहले वाले पॉइंट को समझाने का। अच्छा, फिर इसके बाद सेकंड वाला अगर देखें, यहाँ पर बोला है ना कि मोड इजी टू कंप्रीहेंड होना चाहिए, ठीक है। तो इजी टू कंप्रीहेंड का मतलब है कि सब समझाने के लिए आसान होना चाहिए, ठीक है। सिंपल टू कंप्यूट होना चाहिए। तो सिंपल टू कंप्यूट जो होगा वो मेरा बेस्ट ऑब्जर्वेशन माना जाएगा, और सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे देखो ये मीडियन से ही बता सकते हैं ना, देखो ये सिर्फ ये 4 को ले रहा है, सारे ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, हाँ लेस अफेक्टेड, ये वाला समझा देते हैं। लेस अफेक्टेड बाई जो है जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है उससे लेस अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैंने यहाँ पर जैसे 2 4 6 का मैंने एवरेज निकाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक 100 दे देते हैं और यहाँ मान लो एक 1 दे देते हैं, तो देखो मेरा ये एवरेज कैसे हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 6 + 100, तो ये हो गया 113/5। 22.6, जहां मेरा 4 आ रहा था वो 22.6, मतलब साइड के ऑब्जर्वेशंस कुछ अलग लगाने के बाद इसका वैल्यू चेंज हो गया। लेकिन अगर मुझे इससे मीडियन निकालने बोले 1 2 4 6 और 100, ठीक है, तो मेरा मीडियन क्या आ रहा है, मेरा मीडियन यहाँ पर आ जा रहा है। और मान लो मैंने यहाँ पर और कुछ लगा दिया, लाइक मैंने यहाँ पर, अच्छा मुझे तो पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो मुझे अरेंज करने से, चलो ये अरेंज के हिसाब से ही दिख रहा है। तो मुझे अगर मीडियन निकालना है तो मेरा मीडियन का आंसर क्या आ जाएगा, मेरा मीडियन का आंसर आ जाएगा, पहले मेरा मीडियन आया था 4, ठीक है। अब मिडिल का देखो फिर भी मेरा 4 ही आ रहा है ना। तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ये इम्पैक्टफुल नहीं हुआ, मतलब साइड के जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो ऑब्जर्वेशन है दोनों साइड से, उससे इम्पैक्टफुल नहीं हुआ। लेकिन एम इम्पैक्टफुल हो गया, तो बोल रहा है कि जितना कम इम्पैक्टफुल हो उतना बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। अब ये क्राइटेरिया को हम लिखवा भी देते हैं कि किसमें क्या चीज जो है मतलब किसके ऊपर क्या लागू हो रहा है। तो देखो हम ऐसे करके लिखेंगे तो ये मतलब एग्जाम में पूछ लेता है हमें। यहाँ पर लिखना है पैरामीटर, यहाँ पर एलिजिबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नॉट एलिजिबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। जैसे पहला पैरामीटर हम ले रहे हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड कौन कौन सा मेरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, एरिथमेटिक मीन जो सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके कैलकुलेट करता है, जियोमेट्रिक मीन सारे ऑब्जर्वेशंस को लेता है, हार्मोनिक मीन सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके कैलकुलेट होता है। लेकिन ऐसे कौन से मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो सारे ऑब्जर्वेशंस को कवर नहीं करता है, जैसे कि मीडियन, मीडियन सारे ऑब्जर्वेशंस को कवर नहीं करता है, सिर्फ मिडिल का। मोड सारे ऑब्जर्वेशंस को कवर नहीं करता है, सिर्फ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को कवर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिजिडली डिफाइंड, ये लिख देते हैं रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब है जिसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन फॉलो करके चलता है। तो अरिथमेटिक मीन, ठीक है, मीडियन, जीएम, एचएम। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन जिसका नहीं है वो है मोड। क्यों? क्योंकि मोड का कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मोड ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे आना चाहिए, मोड कुछ भी हो सकता है, इवन मोड का आंसर 0 भी आ सकता है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये रिजिडली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे सिंपल टू कैलकुलेट, तो सबसे आसान कैलकुलेशन में किसको माना गया है, सिंपल टू कैलकुलेट में माना गया है एरिथमेटिक मीन, आसान है कैलकुलेशन करना, मीडियन आसान है कैलकुलेशन करना, मोड आसान है, मुश्किल माना गया है जीएम और एचएम को, ठीक है। और ये करने में ही हमें सबसे ज्यादा परेशानी होता है, जीएम और एचएम, ठीक है, क्योंकि इसमें क्यूबिक रूट वगैरह ये सब आ जाता है, एचएम में जो है रिवर्स करो ये करो, ठीक है। तो इसीलिए आसान माना गया है, बाकी ये तीनों को, ये दोनों को आसान नहीं माना गया है। फिर एमिनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, मतलब जिसका एक प्रॉपर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है एम का,
जीएम का और एचएम का, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके होता है। जबकि मीडियन और मोड को देखें तो ये सिर्फ ऑब्जर्व करके ही इसका आंसर आ जाता है कि मिडिल में कौन सा वैल्यू है। मोड के केस में देखें तो क्या बोलते हैं उसे, मोस्ट रिपीटेड नंबर जो है, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि इसमें भी तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, मोड का इतना बड़ा फॉर्मूला, मीडियन का, वो तो देखो फॉर्मूला बनाया गया है चीजों को आसान कर, मतलब कैलकुलेशन, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आसान हो। लेकिन ये सबको अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से बताएं तो प्रॉपर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ये तीनों का ही है, क्योंकि ये पोजीशन और ये मोस्ट रिपीटेड नंबर से ही डिसाइड हो जाता है। इसीलिए मीडियन और मोड को बोलेंगे कि इसमें प्रॉपर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर में लिखेंगे नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब जो सैंपल हमें दिया है उससे फ्लक्चुएट सबसे कम करता है कौन, तो उससे फ्लक्चुएट सबसे कम करता है मीडियन, ठीक है। और सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट कौन करता है, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है एरिथमेटिक मीन, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा एरिथमेटिक मीन, क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। जो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा वो सैंपल फ्लक्चुएट करने पे उसका इम्पैक्ट आ ही जाएगा, जैसे कि एम, जीएम, एचएम, ठीक है। इवन मोड भी, सैंपल ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो मोड का आंसर भी चेंज हो जाता है ना, कि अगर मेरा मतलब सैंपल कुछ और था उसमें कुछ चेंजेस कर दिया तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें मीडियन में ही होता है कि उसका आंसर मेरा ज्यादा कुछ चेंज ना हो सकता है कि सेम ही रह जाए। लेकिन बाकी सबके केस में मेरा आंसर चेंज आने का चांसेस होता है। सिक्स्थ नंबर में, सिक्स्थ नंबर में लीस्ट, ये तो लिखा लीस्ट अफेक्टेड, अब लिखेंगे सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन, तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब कौन सा वाला होता है, तो सबसे बेस्ट होता है मीडियन। इसके लिए जब मीडियन मैंने बोला था तब सिखाया, तब मैंने बोल दिया था। और सबसे कम मतलब बेस्ट नहीं होता है एम, जीएम, एचएम और मोड। जैसे कि देखो जो ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखो क्या हुआ क्वेश्चन, हम दिखा देते हैं। ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ये वाला, जैसे देखो लेस देन 500, मोर देन 1500, ये इस तरीके के क्वेश्चंस में जो ऐसा डेटा रहता है ना, सब लोग बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। क्यों, क्योंकि देखो इसका स्टार्टिंग है लेस देन 500, हम लोग अपने सुविधा के लिए जीरो से लिखे, 0 to 500 वो हमारा मैटर है। लेकिन लेस देन 500 मतलब जीरो क्यों, -1, 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मोर देन 1500 मतलब 1500 से आगे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो क्योंकि मीडियन साइट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे ओपन एंड क्लासिफिकेशन में बेस्ट परफॉर्म कर सकता है मीडियन, ठीक है। लेकिन बाकी जो भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, क्योंकि वो सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके चलता है, सिर्फ मिडिल का बात नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं ना, लेस देन 500 का हम लोग क्या लिखे और मोर देन 1500 का, तो उसका जो है परफॉर्मेंस उतना बेस्ट नहीं होगा। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है हम लोगों का मीडियन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। हम लोग अपने क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए जीरो से लिख सकते हैं, या 1500 से लेके 1600 लिख सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ी ना 1600 ही लास्ट है, प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे बेस्ट परफॉर्म करता है मीडियन, बाकी नहीं करता है, क्योंकि वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, ये लॉजिक होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर और एक थ्योरी है वो पढ़ के देखेंगे। वो हम लिखवाएंगे नहीं, वो हम यहाँ से जस्ट पढ़ के बता देंगे, क्योंकि इतना
लिखना पॉसिबल नहीं है। देखो बोल रहा है, आफ्टर डिस्कसिंग द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू हैव रिव्यू ऑफ दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सो फार एज द रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर कंसर्न्ड ऑन द बेसिस ऑफ द requisites of an ideal measures of central tendency which we have already mentioned in the section 14.1.2। मतलब बोला है इतना सब पढ़ने के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पर ना बोलते बोलते ऑलरेडी लिखवा भी दिया कि ये जो क्राइटेरिया है इसके ऊपर बेस करके डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मेरा जो है आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बोला है, द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूजुअली इज द अरिथमेटिक मीन। सबसे बेस्ट माना गया है अरिथमेटिक मीन को। इट इज रिजिडली डिफाइंड, क्यों? क्योंकि ये रिजिडली डिफाइंड है, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इजी टू कंप्रीहेंड, सिंपल टू कैलकुलेट एंड एमेनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि ये इतने सारी चीजों को लेके चलता है। ये मैंने लिखवा दिया है, मैंने बोला कि हम नहीं लिखवाएंगे, बट देखो ये मैंने ऐसे टेबल करके ऑलरेडी लिखवा दिया है कि एम, देखो एम जो है वो सारे प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल है। जैसे देखो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, रिजिडली डिफाइंड, सिंपल टू कैलकुलेट, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी लेके चलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में जो है अरिथमेटिक मीन जो है बेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो कर लेता है, इसीलिए इसे बेस्ट माना जाता है। हाउएवर एम हैज वन ड्रॉबैक, एम का एक ही ड्रॉबैक है, क्या? वो सैंपल फ्लक्चुएट करेगा तो उसका आंसर फ्लक्चुएट कर जाता है। दैट इन द सेंस इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैंपल फ्लक्चुएशंस। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कैन नॉट बी एडवोकेट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। और एक चीज भी है कि जब ओपन एंड क्लासिफिकेशन होता है तो भी अरिथमेटिक मीन उतने अच्छा परफॉर्म नहीं देगा। ठीक है, तो दो डिमेरिट्स है बेसिकली, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि सैंपल फ्लक्चुएट हुआ तो इसका आंसर भी फ्लक्चुएट कर जाएगा। और इसीलिए एम को आइडियल माना जाता है। इसके साथ साथ मीडियन भी अच्छा परफॉर्म करता है। देखो लाइक एम, मीडियन इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड, इजी टू कंप्रीहेंड एंड कंप्यूट, बट मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। मीडियन का ड्रॉबैक क्या है? ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है एंड डज नॉट अलाउ इटसेल्फ टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और इसका कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका दो डिमेरिट्स जो है वो बड़ा ही वाइटल है कि ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है और ये जो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। हाउएवर मीडियन इज नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन एंड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे बेस्ट काम करता है। मतलब जो एम का ड्रॉबैक है वो मीडियन का जो है मतलब बेनिफिट है। ठीक है, जैसे मीडियन देखो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट है, बट एम जो है वो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, जहां मीडियन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है। तो जस्ट उल्टा है। ठीक है, और इसीलिए एम को सबसे बेस्ट माना जाता है एंड सेकंड बेस्ट जो है वो मीडियन को माना जाता है। फिर बोला है ऑल्दो मोड इज मोस्ट पॉपुलर, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी के मामले में मोड पॉपुलर है। ठीक है, देयर आर केसेस व्हेन मोड रिमेन अनडिफाइंड। तो मोड हमेशा डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते, मतलब उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि उसका कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। मोड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। तो मोड का ड्रॉबैक क्या क्या हो गया? मोड वैसे तो बहुत पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है, बट मोड का ड्रॉबैक ये है कि मोड का कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, फिर बोल रहा है जीएमएचएम का क्या प्रॉब्लम है और क्या बेनिफिट है। जीएमएचएम लाइक एम पॉजेस सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, एम के जैसे जीएमएचएम का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। दे आर रिजिडली डिफाइंड एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये इसका डेफिनेशन भी है, एक पक्का डेफिनेशन है, और सारे ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ड होता है, बट दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड एंड कंप्यूट। बट किसी को भी समझाने जाएंगे, किसी को भी कैलकुलेशन सिखाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। एज सच हैव लिमिटेड एप्लीकेशन, और इसका एप्लीकेशन भी उतना ज्यादा नहीं है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट्स एंड रेशियो एंड सच लाइक थिंग्स। तो ये नॉर्मली रेट्स एंड रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए काम पे लिया जाता है, बाकी इसका वैसा कोई यूज उतना नहीं है, इसका एप्लीकेशंस जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये चीज देखो मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में लिखवा दिया है ताकि आसानी से जो है एग्जाम टाइम में हम लोग पढ़ के जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे थ्योरी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये सब तो देखो मैंने लास्ट क्लास में सारा चीज कवर कर दिया था। अब हम लोग जो है सेट ए में आ जाते हैं, एक्सरसाइज सेट ए में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला बोला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स द स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो कौन सा आंसर होगा कि
सेंट्रल टेंडेंसी से हम लोग क्या मेजर करते हैं? स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, बोलो। अरे कुछ तो बोलो, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, नाम ही है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें क्योंकि तुम लोग स्टैट क्लास करते नहीं हो ठीक से, कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि हम बोले ही जा रहे हैं, कोई नहीं है, क्या करें, अब शुरू कर दिए तो बोले जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर कहाँ चला गया मेरा डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, मुझे लगता है वो दूसरे पेज में है, जो कि हम यहाँ दिखा नहीं पा रहे हैं, कैसे दिखाएं? चलो कुछ तो बोलो, क्योंकि ये जो है ना, ये दूसरे वाले लैपटॉप में कर रहे हैं ना, तो जब स्टार्ट किया था तब किसी और लैपटॉप पे कर रहे थे, तो ये जो जैम बोर्ड तो नहीं है ना, ये एक्चुअली ओपन बोर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है वो वाला पीडीएफ, मतलब जो ये लिखा हुआ है। लेकिन तुम लोग अपने कॉपी में देखो, मैंने सिखाया है कि मैंने ऐसे एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था कि अगर हम लोग देखें तो ऑब्जर्व करें तो हम लोग बहुत लंबे लोग या बहुत जो है शॉर्ट हाइट लोग नहीं देखते हैं, नॉर्मली एवरेज जो हाइट होता है वैसे लोग ज्यादा दिखते हैं, बहुत ज्यादा मोटे बहुत ज्यादा पतले नहीं दिखते हैं, एवरेज जो हाइट होता है। और ये एवरेज वैल्यू कहाँ पर मिलता है हमें, ठीक है? एवरेज निकालने का मतलब होता है एक जो है मतलब जैसे तुम लोग का जो भी कोई एग्जाम देते हो, ठीक है, जैसे तुम लोग टेंथ देते हो, ठीक है, तो टेंथ टेंथ का मैम, जो एग्जाम है, हाँ। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, हाँ यही होगा, ऑप्शन डी। सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, एवरेज का मतलब सेंट्रल वैल्यू ही होता है। जैसे किसी को हाँ, मान लो तुम लोग का जो भी मान लो 4 सब्जेक्ट है, किसी को मिला 80, किसी एक सब्जेक्ट में किसी को मिला है 40, मान लो, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में 40, फिर मान लो किसी में एक 70 मिला आउट ऑफ 100, किसी में एक मिला है मान लो 90 फॉर एग्जाम्पल। अब इसको अगर बोले एवरेज कितना मिला है, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो उसका एवरेज करके ही बोलना पड़ता है, एक एक वैल्यू थोड़ी ना कोई पूछेगा, तब तो इतने सारे लोगों का डॉक्यूमेंट जमा लेके मतलब उसको एडमिशन करवाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो भी डेटा आता है डिवाइडेड बाई 4 करते हो, अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हो इंटू 100 करते हो, तो जो आंसर आता है वो तो मेरा एवरेज ही आता है, कौन सा एग्जैक्ट आंसर आता है थोड़ी ना, उससे ये पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्ट एग्जैक्ट कितना मिला है, ओवरऑल का एक पता चल जाएगा कि कितना मिला है। तो जो भी हो, ये मेरा आंसर होना चाहिए बी। और देखो स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ थियोरेटिकल पूछता है, वो ये वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि तुम लोग को बड़ा एक क्वेश्चन दे दिया तुम लोग फॉर्मूला लिख के सॉल्व करके आ जाओगे, वो चीज नहीं होगा, हम पहले से ही बता दे रहे। तो उस भ्रम में मत रहो कि मैंने फॉर्मूला याद कर लिया जाके क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डेप्थ में पूछेगा, ज्यादातर थियोरेटिकल चीजें प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछता है। फिर बोल रहा है वाइल कंप्यूटिंग एम फ्रॉम ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी एज्यूम दैट, ठीक है, तो बोल रहा है कि जब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से एम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या एजम्पशन लेते हैं, क्लास लेंथ आर ऑफ इक्वल, द क्लासेस हैव ऑल द इक्वल, वैल्यूज, ऑल द ऑल द वैल्यूज ऑफ अ वैल्यूज क्लास ऑफ द इक्वल। इक्वल द मीन वैल्यू ऑफ दैट क्लास। हाँ, तो जब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग इस एजम्पशन के साथ करते हैं कि सारे वैल्यूज जो है वो मीड वैल्यू ऑफ द क्लास है। तो वो अगर मुझे मिल जाए तो हम दिखा सकते हैं, अगर मेरे पास अ, देख लेते हैं। चलो मिल नहीं रहा है, मतलब हम इस लाइन का मतलब है, देखो ये हम समझा देते हैं, मतलब ऑलरेडी समझा है, फिर भी जैसे देखो यहाँ पर ये तो रहा, यहाँ मीन निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो 0 to 10, तो नॉर्मली मीन का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाता है, 0 से 10 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 5, 10 से 20 के बीच में 8, ठीक है, ये 10 to 20 ये सब मार्क्स है, ठीक है, 0 से 10 के बीच में मिला है 5 बच्चे को, 10 से 20 में मिला है, 10 से 20 मार्क्स के बीच में मिला है 8 बच्चे को, 20 से 30 के बीच में मिला है 10 बच्चे को, ये मार्क्स का जो है इंटरवल में 4 बच्चे हैं और इसमें 3 है, ठीक है।
अब अगर मुझे एवरेज निकालने बोले तो अब एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी होता है तो हम तो एफ इंटू एक्स करते हैं, ठीक है। हम लोग एफ इंटू एक्स का मतलब भी मैंने समझा दिया था कि जैसे मेरा टू जो है 2 बार है, ठीक है, थ्री जो है वो 3 बार है। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना पड़े तो हम 2+2+3+3+3 ऐसा ना करके, ठीक है, ऐसा ना करके हम ऐसे लिख सकते, टू मेरा 2 टाइम है और थ्री मेरा 3 टाइम है, तो ओवरऑल मेरा कितना सारा डेटा है, 5 डेटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब टेबल में अरेंज करते हैं तो ऐसे करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 3 लिख देंगे एक्स, और एफ का वैल्यू 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स ऐसे हो जाएगा। तो मेरा एफ एक्स निकाला जाता है, क्योंकि 2 × 2 4, 3 × 3 9, ये देखो डिवाइडेड बाय मेरा एफ होता है। तो एफ एक्स फॉर्मूला ही यहाँ पर लगाना है। तो फ्रीक्वेंसी एफ तो मेरे पास अवेलेबल होता है, लेकिन जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी होता है एक्स क्या ले, 0 से 10 में तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारा चीज है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एवरेज लेते हैं। तो 0 से 10 के बीच का जो डेटा दैट इज 5, तो इसका मतलब ये मेरा x माना जाता है, ठीक है। तो f इंटू एक्स हो जाता है। तो वही चीज वहां पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जब ये पढ़ाया था तो मैंने ये चीज समझा दिया था कि क्यों हम लोग यहाँ पर मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को एक x मिल जाए। क्योंकि जब हमारा ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें काफी सारे x है, तो बहुत सारे x में से कौन सा ले वो तो हमें नहीं पता चलता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एवरेज ले लो, ठीक है। तो एवरेज लेने से x निकल के आता है, फिर f इंटू एक्स करके, ये देखो सेम फॉर्मूला डिवाइडेड बाय f। तो यहाँ पर थियोरेटिकली ये पॉइंट हमें यही बता रहा है कि while computing aim from group frequency distribution we assume that all the values of class, जो क्लास इंटरवल दिख रहा था 0 to 10, 10 to 20 आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो मिड वैल्यू है वही मेरा अब क्लास इंटरवल है, ठीक है। जो 0 से 10 है वो हमारे और क्वेश्चन में कुछ वैलिड नहीं होता है, मतलब उसका और कोई फंक्शन नहीं होता है बेसिकली। जब 0 to 10 ये वाला चीज हम लोग यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसका और कोई फंक्शन ही नहीं रहता है, ठीक है। इससे हम लोगों ने ये निकाल लिया, अब मेरा यही मेन 2 कॉलम है, इससे ही मुझे एवरेज निकालना पड़ता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू ये है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू ये है। 10 to 15 का मतलब 15, 10 to 20 का मतलब मुझे 15 मानना पड़ेगा, 20 to 30 का मतलब मुझे 25 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा हो गया एक्सरसाइज जो है ये 2 का मेरा सी हो गया, ठीक है। हम एक बार लिखवा भी देते हैं। सेट ए, एक्सरसाइज ए, 1 का बी, 2 का सी, 3 का देखते हैं क्या होगा। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, अभी आज ही पढ़ा है। मीन इज रिजिडली डिफाइंड, मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दिस, कौन सा रॉन्ग है। मीन mean is मतलब not affected due to the sampling ये যেটা রয়েছে ম্যাম অপশন বি ফাংশন। मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ठीक है, ये गलत बोला है। मीन ऑब्वियसली अफेक्ट होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अगर मैंने लिया था 2 4 6, फिर मैंने ले लिया 2 4 60, बस उतने 6 के पीछे एक 0, 60 हो जाने से ये इम्पैक्टफुल हो जाएगा। जैसे 2 4 6 का एक अलग आंसर आएगा, अगर 2 4 60 कर दो उसका मीन अलग। और मीन मतलब क्या होता है हमेशा, मीन मतलब होता है एरिथमेटिक मीन, जब कुछ ना बोले तो, ठीक है, ये हम लोग स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसी का अगर मीडियन निकालोगे, इस केस में भी 4 आएगा, इस केस में भी 4 आएगा। तो इससे इसे पता चलता है कि कौन सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इम्पैक्टफुल होता है, कौन नहीं होता है, ठीक है। तो गलत ये दिया हुआ है, देखो मीन रिजिडली डिफाइन, ये सही बात है, आज ही पढ़ा है कि मीन का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मीन का रिजिड डेफिनेशन है, मीन का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, बट मीन जो है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इम्पैक्टफुल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए 3 का आंसर मेरा बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यूजुअली मीडियन इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ हाँ सेंट्रल मैम ऑप्शन ए। टेंडेंसी। ऑप्शन है, ठीक है, आज ही पढ़ा कि बेस्ट जो है वो मीन यानी कि एरिथमेटिक मीन को माना जाता है। मीडियन भी बेस्ट नहीं है, मोड भी बेस्ट नहीं है, जीएम भी बेस्ट नहीं है। मोड पॉपुलर है क्योंकि वो आसान होता है कैलकुलेट, तो पॉपुलैरिटी के मामले में मोड आगे चलता है, ठीक है। और जो आइडल है उसके लिए अगर देखें, बेस्ट जो है या आइडियल है वो है मेरा मीन, ठीक है, और मीन के बाद अगर कोई है तो वो मीडियन है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्योंकि मीन दिया हुआ है तो मुझे आंसर 4 का ए लगाना चाहिए, ठीक है।
5th नंबर बोल रहा है फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, अभी दिखाया ओपन एंड क्लासिफिकेशन कैसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर, अगर मुझे ओपन एंड क्लासिफिकेशन दिया है तो सबसे बेस्ट आंसर मुझे कौन सा देगा, सबसे मीडियन। बेस्ट। मीडियन, ठीक है, क्योंकि मीडियन ओपन एंड क्लासिफिकेशन में अच्छा काम कर सकता है, बिकॉज वो मिडिल वैल्यू को लेके काम करता है। साइड का ओपन और एंड का जो डेटा है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है, तो वो हमारे एजम्पशन से इम्पैक्टफुल भी नहीं होता है, तो इसीलिए ये आंसर मेरा सी हो जाएगा। 6th नंबर में बोला है द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट इफेक्ट। एक्सट्रीम मतलब साइड के ऑब्जर्वेशन क्या है क्या नहीं है उससे कौन इम्पैक्टफुल नहीं होता है, डज नॉट इफेक्ट मिडिल कौन इम्पैक्ट। माने मीडियन, मीडियन। मीडियन, ठीक है, क्योंकि मीडियन को मिडिल वैल्यू से लेना देना है, तो आसपास के क्या है उससे कुछ लेना देना उसे नहीं होता है। इसी का ही दूसरा मतलब है कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इंपैक्टफुल नहीं होता है, ठीक है। फिर 7th नंबर में बोला है इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन इवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। मीडियन का आंसर कैसे निकालोगे, एनी ऑफ द टू मिडिल मोस्ट वैल्यू, द सिंपल एवरेज ऑफ दिस टू मिडिल वैल्यूज, द वेटेड एवरेज ऑफ दिस टू मिडिल वैल्यूज, एनी ऑफ दिस, कौन सा होगा। मतलब जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसमें मिडिल वैल्यू कौन सा है कैसे निकालोगे, तो पहला बोला है एनी ऑफ द एनी टू टू मिडिल। मिडिल। नहीं, एनी टू नहीं होता है, हम 3 या 4 कोई भी एक आंसर दे दे ऐसा नहीं होता है। इसका रूल्स बताया था, देखो कॉपी में देखो हाँ एक बार। मैम, सिंपल एवरेज होगा दोनों का हाँ, एवरेज होने के बाद जो तो मिडिल होगा वो मिड हाँ, वैल्यू मान सकते हैं। जो दो मिडिल वैल्यू रहेगा उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी मेरा बी हो जाएगा। ये अगर देखोगे तो लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, आई थिंक पार्टीशन वैल्यू से मेरा यहाँ का पॉइंट स्टार्ट हुआ है, नहीं है, होता तो हम दिखा दें। नहीं है, बट कॉपी में मिल जाएगा, अगर लिखे हो तो मिल जाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे कॉमन क्या है, सबसे कॉमन मतलब सबसे ज्यादा यूज होता है कौन सा है। तो देखो बचपन से जो एवरेज का सिस्टम फॉलो करते हो वही कॉमन होगा, तभी बच्चों को भी वही सिखाया जाता है। बोलो बचपन में क्या सीखे थे एकदम जब छोटे थे, एम सीखे थे, मीडियन सीखे थे, मोड सीखे थे, या जीएमएचएम सीखे थे। बचपन में एवरेज कैसे करना सीखे थे, बचपन में एवरेज नहीं करना सीखे थे कि। मीडियन। हाँ बोलो। मीडियन। मीडियन बचपन में सिखाया जाता है, मुझे तो नहीं लगता है बचपन में। नहीं सीखे हो कि বৃষ্টিপাতের গড় বের করো, এই এত এই দিন এই দিন এত এত বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে কিভাবে গড় বের করতে। ছোটবেলায় গড়ের অঙ্ক করোনি, গড় যেটাকে তো এভারেজ বলছি, তো ছোটবেলায় গড় যখন করতে তখন কিভাবে করতে। ম্যাম আগে এগুলো ভ্যালু গুলো নিয়ে টোটালটাকে ইয়ে করা হতো যে কতদিনে কেমন কি হয়েছে সেটাকে তো ওটা কোনটা, ডিভাইডেড কোন করা হতো। মেথড ওটা। হ্যাঁ ঠিকই তো বলছো, সব ভ্যালু গুলোকে নিয়ে যোগ করে দিতে দিয়ে ডিভাইড করে দিতে যত দিনের, তো ওটা কোন মেথড। হ্যাঁ। ওটা এখানে কোনটা, এম মিডিয়ান মোড। এম মিডিয়ান। মিডিয়ান तुम लोग ए एम। मीडियम, एम होगा, तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो बोलो। हाँ एम। एम नहीं होगा, इतना कर लिया हम लोगों ने, कैसे चलेगा ऐसे। एम मैम। तब फिर ये तो सबसे आसान है, देखो ये सभी को आंसर देना चाहिए, इसमें सोचने वाला शायद तुम लोग कभी रिपीट करके पढ़ना तो शायद समझ में आएगा, क्योंकि तुम लोग गैप कर देते हो ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। और स्पेशली स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ज्यादा गैप में चल रहा है, मुझे नहीं पता कैसे करके क्या होगा। तो ये ए, अच्छा, एम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे कॉमन यही है, बचपन में यही करे हो एवरेज के लिए एम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, कौन सा यूनिकली डिफाइंड नहीं, मतलब किसका कोई यूनिक डेफिनेशन नहीं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, ऐसा वाला डेफिनेशन जिसका है वही यूनिकली डिफाइंड नहीं है, वो कौन है। अभी तो मीन कोड। मीन मोड होगा, मोड का आंसर होता है कि वो नन हो सकता है, मोर देन वन हो जो सकता भी हो है, सकता है। नहीं भी हो सकता है। आज आज ही तो कितना बार ये जो लिखा इसको लिखते वक्त मैंने बताया, फिर से रिपीट किया, ठीक हाँ। है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट क्या होगा, मीन मीडियन मोड जीएम। जीएम। सबसे जीएम। डिफिकल्ट जीएम एचएम होता है। अब यहाँ ऑप्शन में जीएम है तो हम लोग को जीएम लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिफिकल्ट जीएम और एचएम दोनों को ही माना गया है, बट यहाँ जो है बाकी के कंपैरिजन में कौन है, जीएम, तो जीएम आंसर देना है। विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज और आर कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग द एवरेज रेट्स, ठीक है। रेट्स निकालने के लिए क्या फॉलो होता है, आज ही जो मैंने अभी तुम लोग का ये लिखा हुआ था ना यहाँ पर, जो एक जो अभी पढ़ के थ्योरी बताए वहां पर लिखा हुआ है रेट्स के लिए क्या यूज होता है, तो ये देखो हम फिर से दिखा देते हैं, देख के ही बता दो रेट्स के लिए मैम क्या डी। यूज होता है। हाँ, जीएम एचएम। एचएम और जीएम। अभी अभी देखो यहाँ पर लाइन, लास्ट लाइन जब हाँ मैंने कंप्लीट किया यहाँ बोला हुआ था रेट्स, रेशियोज, ये सारे चीजों के लिए जीएम एचएम यूज होता है, बाकी वैसा उसका कुछ बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बोथ, जो है बी एंड सी, यानी कि 11 का डी हो जाएगा। 12 में बोला है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये फॉर्मूला लिखवाया था मीन मीडियन मोड का रिलेशन, तो बोलो इसमें क्या होगा, कॉपी देख के बताओ। ये लिखा हुआ है मेरे पास, हम दिखा देंगे, अगर तुम लोग को नहीं मिल रहा है तो हम दिखा सकते। लिखोगे, अगर लिखे नहीं हो तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना इतना सब पढ़ के जा सकोगे, नहीं जा सकोगे। क्योंकि मुझे पता है हर बार ऐसा होता है, कोई कोई करता ही है कि लिखता नहीं है। मुझे लगता है तुम लोगों ने भी लिखा है कि नहीं, आई डोंट नो। देखो अगर लिखवाना इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो हम इतना समय नहीं देते, मेरे इसमें 3-4 चैप्टर कवर कर लेते हैं हम, ये रहा। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, तो कौन सा होगा, मेरे यहाँ से ही देख के बताओ, अगर खुद लिखे तो नहीं, लिखते तो अब तक आंसर दे पाते। कौन सा आंसर होगा बोलो। मैम, एम जीएम एच एम, মানে এম গ্রেটার দেন জিএম, গ্রেটার দেন এইচএম। এইটা পড়ছি আমরা, এইটা मैम मीन माइनस मोड এটা হবে আমি, হ্যাঁ, एम जी एम इक्वेशन एच एम तो नहीं पढ़ रहा, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन होगा, मतलब ऑप्शन ए হবে। ए होगा। ऑप्शन ए 13। 13 में देखो वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड, वेटेड एवरेज हम लोग कब करते हैं, the data are not classified, the data are put in form of group frequency distribution, all the observations are not of equal importance, both A and C। लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था the म्यूजिक data क्लास के ऊपर। बोलो। the data are put in the form of group frequency distribution। नहीं, वेटेड एवरेज ये नहीं पढ़ा था, वेटेड एवरेज का मतलब मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लास टेस्ट सबसे कम वेटेज लेगा, फिर मिड टर्म उससे थोड़ा ज्यादा वेटेज लेगा, व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज नॉट सेम, सबका इंपॉर्टेंस अगर सेम नहीं होता है। लास्ट क्लास में यही से स्टार्ट किया था, अटेंडेंस, रेस्पॉन्स, म्यूजिक स्किल, ये सब 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 एग्जाम्पल इतना कुछ दिया। ठीक है, मैंने मेरा काम किया है, अब देखो तुम लोग क्या आंसर दोगे। व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज नॉट सेम, जब सेम नहीं होता है, लाइक क्लास टेस्ट का इंपॉर्टेंस, मिड टर्म का इंपॉर्टेंस, फाइनल टर्म का इंपॉर्टेंस एक स्टूडेंट के लिए कभी भी इक्वल नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। तो क्लास टेस्ट हम लोग थोड़ा बहुत ढीला दे सकते हैं, मिड टर्म फाइनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके सबसे ज्यादा मार्क्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये ऐसे करके मैंने समझाया था कि वेटेड एवरेज हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका सारा जो है डेफिनेशन वगैरह सारा चीज ये बताया हुआ है। तो जो भी हो, तो यहाँ से एटलीस्ट देख के अब बता दो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी भी नहीं बता सकते तो ये ऐसे कवर करे तब बता सको, ये और ये इसमें बोलो। the data are not classified। मैम ऑप्शन है ऑप्शन है, मुझे मुझे एक चीज बताओ, जो सी में लिखा हुआ और मैंने जो लिखवा है उसमें फर्क क्या all है, इस मैम, इंग्लिश हाँ, में और इस वाले all इंग्लिश the में क्या फर्क observations है। all the observations are not equal
और ये मैंने लिखा है व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज नॉट सेम, इक्वल के जगह सेम लिखा है। क्या फर्क क्या है दोनों में? और अभी तो मैंने इतना कुछ बता दिया कि हम लोग वेटेड एवरेज तब यूज करते हैं जब हमारे लिए सारे ऑब्जर्वेशंस का वेटेज सेम नहीं होता है, इंपॉर्टेंस सेम नहीं होता है, जो भी बोलो देख के तो ठीक बोलो। Which of the following results hold for a set of distinct positive observation? अगर ऑब्जर्वेशन सारे डिस्टिंक्ट है तो कौन सा जो है रिलेशन फॉलो होगा? तो ये भी लिखवाया था बट तुम लोग को तो कुछ याद है नहीं, हम दिखाते हैं, देखते हैं, देख के तुम लोग क्या बता सकते हो मुझे। अगर मेरा सारा ऑब्जर्वेशन एक जैसा है तो एम एच एम जी एम का जो रिलेशन है वो क्या होता है? अगर सारे ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट है तो क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मेरे सारे ऑब्जर्वेशन हाँ चला गया। मैम AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। इक्वल और ग्रेटर दोनों एक साथ नहीं होता है, उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है कि क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये रहा, इफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर सेम तब सब इक्वल होता है, और अगर डिस्टिंक्ट है तो ऐसा होता है। इवन मैंने उसको एग्जाम्पल से भी समझा दिया था कि क्यों होता है, ठीक है। और कंबाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं, बट मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं है ना, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टिंक्ट है अगर ऑब्जर्वेशंस तो फिर कौन सा कंडीशन होगा? तो डिस्टिंक्ट होने से कौन सा होगा? ये दिख रहा है डिस्टिंक्ट होने से क्या होगा। AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। आंसर ऑप्शन ऑप्शन C। मुझे लग रहा है मैंने जैसे लिखा है ना हम वैसे ही बोलते हुए चले जाए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो हम क्या कर सकते? मेरा भी कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि हम करवाएं। क्या करवाएं बोलो? इतना कुछ लिखने के बाद, समझाने के बाद मेरा अगर मेहनत हम मान लेते हैं कि अगर 0.0001% भी है तो तुम लोग कम से कम मेरे 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 से तो कुछ तो दो, मुझे कुछ तो रिटर्न में दो। मतलब मैंने इतना कुछ ऐसे ही बकबक कर दिया तो ऐसे बकबक मेरे पास बहुत सारा है, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड बहुत सारा है तो हम दे सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस क्यों? आई डोंट नो, शायद मुझे नहीं पढ़ाना आता होगा। When a firm register both profit and losses, which of the following measures of central tendency cannot be considered? अगर किसी का जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्रॉफिट और लॉस का है, किसी एक फर्म का, और प्रॉफिट और लॉस दोनों है, तो कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? प्रॉफिट और लॉस में मैम मीडियन तो मैम नहीं कर सकते कुछ। क्यों? मीडियन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर सकते? जीएम नहीं कर सकते हैं, जीएम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज जीएम निकालने के लिए हमें रूट ओवर ऑफ समथिंग निकालना पड़ता है। रूट के अंदर माइनस अगर आ गया लॉस की वजह से, क्योंकि लॉस होगा तो माइनस आएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है ऐसा बोलना चाहिए पढ़ाने के बाद कि ये आंसर ये दे देगा या फिर ये आंसर ये दे देगा, ऐसा नहीं। मुझे अब ऐसा लग रहा है हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि ये आंसर कोई नहीं दे सकता है। मतलब ऐसा तुम लोग ही कर रहे हो, लेकिन अभी तक हम पुराना सारे क्लासेस भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई कुछ ना कुछ आंसर मुझे मिलता है, लेकिन तुम लोग कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हो। ये देखो लिखा हुआ है, मैंने लिखवाने के टाइम भी बोला कि ये इम्पोर्टेंट है, देखो फिर बोलते जाते हैं नहीं लिखवाएंगे, फिर भी लिखवा देते हैं। देखो ये देखो, क्योंकि माइनस हुआ तो कांट डिफाइन, ठीक है। बी 16 क्वार्टाइलर वैल्यूज डिवाइडिंग ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो, ये तो आसान है, कम से कम ये तो बोल दो मुझे कि क्वार्टाइल एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? फोर्थ पार्ट में इक्वल करते हैं। हाँ, 16 का बी। मुझे लगा कि शायद ये बता दोगे, फिर भी मुझे थोड़ा होप है। अब देखो तुम लोग अपने आप के साथ क्या होप
रिलेट करते हो। क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग, अगर हम लोग क्वार्टाइल को ग्राफ के साथ प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कौन सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का यूज होता है। अब ये चीज जो है हम लोग बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब कर रहे थे तब पढ़वाया हुआ है, ठीक है। तब हम लोगों ने जो थ्योरी लिखा था वहां पर अगर ढूंढोगे, मैंने वहां पर बोल भी दिया था स्पेसिफिकली कि यहाँ से हमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, वहां देखोगे तो मिल जाएगा। बेसिकली मैम ऑगिव, ऑप्शन ठीक सी। है। हाँ, ऑगिव जो है वो उससे क्वार्टाइल जो है ड्रॉ, मतलब क्वार्टाइल को हम लोग ऑगिव, ऑगिव कैसा था अगर थोड़ा बहुत याद करना चाहो तो ये ऐसे फिर ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ये होता है, तो 17 का मेरा सी हो जाएगा। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स पॉजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, किसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, एएम का, जीएम का, एचएम का, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस आज ही पढ़ा, ऑल ऑफ दिस सभी का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। 19, which of the following measures satisfies the linear relation between two variables, linear relation दो variables के बीच में कौन फॉलो करता है, ठीक है। इसका आंसर भी जो है डी होगा, और क्यों होगा वो हम बता देते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी देखोगे तो हम लोगों ने हर जगह पे एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि अगर y इक्वल टू, कहाँ चला गया ये, ऐसे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अगर है तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है y ऑफ मीन या फिर मीडियन या फिर मोड, जो भी बोलो। देखोगे अगर लिखे हो तो मिलेगा, नहीं लिखे हो तो बुक में ढूंढते रहना। फिर यहाँ पर a प्लस बी इंटू एक्स इंटू मीडियन या मोड ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन होता है, ऑलरेडी इक्वेशन पढ़ा चुके हैं हम जो है मैथ्स वाले टॉपिक में, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y और x दो वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन के साथ अगर रिलेटेड है तो फिर जो है यहाँ पर ये रिलेशन बनता है। तो हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सेटिस्फाइज ए लीनियर रिलेशनशिप, तो कौन सा लीनियर रिलेशनशिप सेटिस्फाई करता है, मीन भी करता है, मीडियन भी करता है, ऑल मोड ऑफ भी दिस। करता है, ऑल ऑफ दिस करता है। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर तुम लोग को वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं देगा, वो सब 5 मार्क्स का 2 मार्क्स का होता है। जबकि 5 मार्क्स का हमारा कोई क्वेश्चन नहीं, हमारा सारा क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो सोच लो ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज आता है। Which of the following measures of central tendency is based on only 50% of the central value, 50% central value measure करना है तो कौन सा measures of central tendency हमें follow करना चाहिए, mean, मीडियन। median, mode, both मीडियन। A and B। हाँ, जो 20 है उसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, क्योंकि मिडिल वैल्यू तो मीडियन देगा, मिडिल मतलब ही 50%, ठीक है। तो फिर हमें जो है इसका आंसर देना चाहिए मीडियन, ठीक है। सेट बी में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, तो वो तो बहुत पहले कर लिया था, ठीक है। ये 2 2 3 ये सब हम लोगों ने, मैंने लास्ट क्लास करवाया, ठीक है। तो 2 3 4 5 हार्मोनिक मीन वगैरह 6 ये भी कर लिया। एम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वार्टाइल डिसाइल, यहाँ एक क्वेश्चन शायद बाकी रखा है मैंने, आ, ये भी कर लिया। ये वाला 14th नंबर वाला बाकी रखा है, बाकी मैंने 15 16 17 तो पहले ही हो गया था, ये सब कर लिया है। हाँ, तो यहाँ ये 14th नंबर वाला, ये देख लो क्या होगा, ठीक है। 14th नंबर वाले का आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक, इस क्वेश्चन को करने के पहले पॉइंट लिख पाएंगे। अगर हमारे पास जो डेटा या ऑब्जर्वेशन गिवन है वो अगर इन द फॉर्म ऑफ रेट और रेशियो है, और या फिर अदर फॉर्म है, अगर रेट या रेशियो के अलावा कोई फॉर्म में है तो हमेशा एम यूज करना चाहिए, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन हमें कुछ बोल रहा है। और अगर हमें जो है रेशियो या रेट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो परसेंटेज या अदर, ठीक है। तो परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा जीएम यूज किया जाता है, और अगर कोई
अदर देन परसेंटेज है, ठीक है, रेट्स या रेशियो में ही परसेंटेज में अगर है तो जीएम बेस्ट होता है, या फिर कुछ और है तो एचएम होता है, ठीक है। परसेंटेज मतलब जैसे 7%, 12% इस तरीके का, ठीक है। और एचएम जैसे कि रेट्स के, जैसे कि 300 मीटर पर सेकेंड इस तरीके का, ठीक है, इसको हम लोग रेट्स बोलते हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बोला है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ जो है 500 किलोमीटर पर आवर। तो ये रेट दिया हुआ है, ठीक है, कि इतना किलोमीटर पर आवर बेसिस पे जो है हमारा यहाँ पर कोई प्लेन है जो कि उड़ता है, एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए से वो 700 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे लौट के आता है। एवरेज स्पीड कितना होगा? तो सबसे पहले इसका एवरेज निकालने के लिए क्या फॉलो करें? एएम, जीएम, एचएम, मीडियन मोड, क्या फॉलो करें? अभी जो चार्ट लिखवा है उससे ही बताना है। मैम HM। एचएम, तो एचएम कैलकुलेट करके बताओ इसका एचएम का आंसर क्या होगा? ए टू बी एवरेज स्पीड तो हमें मैम टोटल डिस्टेंस बाय फाइव टोटल हंड्रेड टाइम। किलोमीटर पर आवर और बी से ए जब वापस आता है तो हो जाएगा 700 किलोमीटर पर आवर। और इसका मुझे एचएम के बेसिस पे निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरा क्या है? देखो, डिस्टेंस मेरा फिक्स्ड है यहाँ पर, ठीक है, और वेरी क्या हो रहा है? स्पीड, ठीक है। अब एचएम से आंसर निकलेगा ये हमें पता चल गया, तो एचएम निकाल के बताओ क्या होगा और ऑप्शन क्या आएगा ये सब में से। चलो, मैंने तो बहुत सारा क्वेश्चन करवाए, तुम लोग ये मुझे करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ABCD कैलकुलेट करके देखो और बताओ। ম্যাম এটা এরকম ভাবে করেছি, স্পিড ফ্রম A to B, মানে প্রথমে যেটা ছিল না 500 কিলোমিটার, মানে এর থেকে বি গেছে এইচএম এর 500। ফর্মুলা লাগাতে হবে, অন্য কোনো ভাবে হবে না। হারমোনিক মিন যেভাবে বের করতে হয় সেইভাবে করতে হবে। ম্যাম 583.33 आंसर আসছে। हम्म, सही आया। तो यहाँ पर हार्मोनिक मीन कैसे होता है? पहले सारे ऑब्जर्वेशंस का हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 1/500, 1/700, ठीक है। फिर तो इसका एवरेज करेंगे तो 1/500 प्लस 1/700 डिवाइडेड बाई 2 होता है, फिर उसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो ये ऐसे होता है। तो 500 और 700, 3500 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 700 प्लस 500, 1200 प्लस 3500, 2 इंटू 3500 डिवाइडेड बाई 1200, तो 3500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1200। तो यहाँ 4 जीरो होगा, ठीक है। मैंने गलती से जो है, नहीं सॉरी, ठीक ही तो है, 4 जीरो क्यों होगा? ये 7 और 5 होगा। टू, ম্যাম ওটা 12 হবে, 12। हम्म, 3500 डिवाइडेड बाई 6, 583.33, 14 का आंसर हो जाएगा 583.33, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। बाकी जो 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सारा हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। जिसमें से एम तो बहुत पहले किया था, जब हम लोगों ने एम किया था। ये जो अभी हम बता रहे हैं ना कि ये सब कर लिया है, तो ये एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया। मैंने अकेले ही किया, वो बात अलग है। ये देखो, कोई था नहीं। ये देखो, ये सब मैंने अकेले ही किया, ये पूरा।
अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए मीन और मीडियन बोला था, जिसमें से मीन मैंने निकलवा दिया था, मीडियन हम लोग को निकालना है। ठीक है, मीडियन हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया है 5 से 14, 15 से 24, तो इसको हम लोग 0.5 ऐड और जो है लेस कर लेते हैं, तो 5 में 0.5 लगाएंगे तो 4.5, और ये हो जाएगा 14.5। 14.5 से 24, 34, 44, 24, 34, 24 44 24.5 के बाद 44, 54 और 64। फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। 10, 18, 32, 26। 14 और 10। 10 और ये हो गया 28। 60, 60 प्लस 26, 86। 86 प्लस 14, 4 और 16, 8 के 9 के 10, 100, और ये हो गया 110। ये n हो गया। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। ठीक है, तो सबसे पहले n/2 निकालना होता है। 110/2, 110/2 होता है 55। तो ये देखना पड़ता है कि 55 मेरा कहाँ लाई कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये 10 का मतलब 0 से 10, ये 28 का मतलब 0 से 28, ये 60 का मतलब 0 से 60, तो 0 से 60 के बीच में ही 52 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा ये वाला हो जाता है मीडियन क्लास। ठीक है, तो L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। ये सब डेफिनेशन मतलब सारी चीज हम लोगों ने लिखे हुए हैं, बस हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब ये CF होता है हमेशा, मतलब 28। ठीक है, और आई मेरा हो जाएगा दोनों क्लास इंटरवल, मतलब क्लास विद दोनों का डिफरेंस 34.5 और 24.5, यानी कि 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो ये हो रहा है 55। ये देख लो 110/2, उसी के बेसिस पे करना पड़ा हमें, माइनस 28 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 24.5। तो ये आंसर आ जाएगा 32.94 9375, हाँ 94। तो इसमें मेरा आंसर आ रहा है 32.94, यानी 32.96 सी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमारा वो जो मीन आया था वो भी सी आया होगा। ठीक है, अब मुझे उतने दिन का बात तो याद है नहीं, बट किया हुआ है। अच्छा, फिर इसमें मीन निकाला हुआ है, क्योंकि मीन मैंने हर जगह पे निकलवा दिया था, मैम मोड मीन बाकी। एसेছিল 33.68 33.68, हाँ वही आना चाहिए, ये रहा। अच्छा, अब सेकंड का हम लोग निकालेंगे मोड। ठीक है, तो मोड के लिए देखो, ये क्लास इंटरवल को हम लोग जो है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कर लेते हैं। चलो, 350 से 369, फिर 370, तो 350 से 0.5 लेस करने से हो जाएगा 349.5, 369.5। अच्छा, इधर है 69, 89, 409, 409। अच्छा, फिर है 429, 449, 469, 469। ठीक है, तो ये हो गया 369.5, 389.5, 409.5, 429.5, 449.5। ये क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी है 15, 27, 31, 90 और 13.6 13 और 6 है। ठीक है, मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि मीडियन से थोड़ा बड़ा ही होता है। F-F1, 2F - F1 - F2 इंटू आई। ठीक है, अब
इसमें चेंजेस वगैरह लिखते हो तो लिख सकते हो, वो मैंने पहले ही बोला, आई के जगह सी लिखते हैं बहुत से लोग, ठीक है। एफ के जगह F0 F1 ऐसे भी लिखते हैं, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसा चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरा मॉडल क्लास होगा, तो ये सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? हाईएस्ट मतलब सबसे फ्रीक्वेंसी, सबसे वैल्यू ज्यादा किसका है? मैम 31 मतलब 389 ये पॉइंट वाला, पाँच থেকে 409.5। ये वाला मेरा मॉडल क्लास हो जाएगा। L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब ये। और F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रिसीडिंग में F1 होता है, ठीक है। और F2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो है सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास के नीचे वाला जो फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाला। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस आई होगा, ये 389.5 और 409.5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 तो नहीं होगा मुझे लग रहा है, तो 10 होगा कि क्या होगा? 20 होगा, तो 20 लिखना पड़ेगा। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 31 माइनस 27, 4 × 20, तो ये हो गया 80। P89.5 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 × 31, ये जितना भी आया, -27 -19, 16। और 80 डिवाइडेड बाई 16 करने से 5 होगा, हाँ ये 5 आ गया, तो इसमें 5 ऐड कर लेंगे, प्लस 389.5, तो ये आंसर आ रहा है 394.5। 394.5, 2 का आंसर 394.5, ये वाला सी। तो मीन का आंसर 400.58 आया होगा प्रीवियसली जब हम लोगों ने किया था। हाँ मैम 400.98। अब इसमें मीडियन और मोडल निकालने बोला है, तो ये तो हम लोगों ने किया ही नहीं होगा, क्योंकि मीडियन और मोड ये दोनों हम लोगों ने बाद में सीखा था। तो प्रॉफिट बिलो 5, तो ये देखो, ये बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, इसको क्या लिखे? बिलो 5 को क्या लिखे बोलो, कितने से कितना, क्लास बाउंड्री कैसे बनाए? बिलो 5 को क्या लिखे? বিলো 5 মানে 5 এর নিচে হবে 0 থেকে লেগে 4 পয়েন্ট 4 পর্যন্ত, 1 থেকে 4 পর্যন্ত। 5 भी तो लिख सकते, 0 to 5 এক का मतलब 5। और इसके बाद अगर 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 तो मेरा नीचे आ जाएगा ना, जो हम लोगों ने बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा था, कि अगर हमारा ओवरलैपिंग है तो ये जो क्लास फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो क्लास लिमिट है, जो अपर क्लास बाउंड्री है, वो हमारे यहाँ पर लाई करेगा, है ना। तो 0 to 5 के बाद अगर हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 0 से लेके 4.99999 तक ही होगा, ठीक है। 5 लिखने से भी 5 इधर लाई करेगा। अगर याद आ रहा है, थोड़ा सा कोशिश करो याद करने का, जो कि हम लोगों ने ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव जब पढ़ा था, तब हम लोगों ने यही चीज पढ़ा था कि ये 5 का, जैसे हम लोगों का 0 to 5, फिर 6 to मान लो 11 है, तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया था, या फिर ऐसे 0 to 10, फिर हो गया 0 to 9, फिर 10 to 20, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 to 19, फिर यहाँ पर हो जाएगा 20 से, ऐसे। तब मैंने पूछा था कि फिर इसमें जो है मेरा 10 कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ 10 लाई कर रहा है, इसमें बताना आसान है। बट ऐसा अगर है 0 to 9, 9 to 20, इस तरीके से, तो फिर 9 कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ कर रहा है, ऐसा करके हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, शायद 2 से मैंने एग्जाम्पल बनाया था, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का था। तो जो भी हो, बिलो 5 है, बिलो 10 को क्या लिखे? 5 to 5 to 10, 10। फिर उसके बाद बिलो 10 के 10 to बाद है, 10 to हाँ 15, 10 to 15। फिर उसके बाद 15 से, 15 to 20, हाँ फिर 20 से, 20 to 25 और 25 to 30। ये हो गया मेरा प्रॉफिट का क्लास इंटरवल। और कौन कौन से नंबर ऑफ फर्म्स, तो ये नंबर ऑफ फर्म्स 10 है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये हो गया मेरा
क्लास इंटरवल जो कि प्रॉफिट पे बेस्ड है, और ये है नंबर ऑफ फर्म, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन का ये कंडीशन है कि 0 से 50 के अंदर कितने सारे फर्म है, 0 से 50 के अंदर जिनका प्रॉफिट है, वैसे ये 1000 में है, ठीक है। फिर 25 45 55 62 65 55 60 to 65, ठीक है। तो ये अगर देखो ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो, ये अगर कोई मेरा डेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मोड पे चल रहा है तो ऑब्वियसली वो क्यूमुलेट करके दिया हुआ है। अब चाहे वो ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी हो सकता है क्यूमुलेटिव, या लेस देन, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि लगातार 10 25 ऐसा। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये मेरा ऑलरेडी क्यूमुलेट किया हुआ है। तो अगर मेरा क्यूमुलेट किया हुआ है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पहला तो 10 ही होगा। देखो 10, पहले में कुछ क्यूमुलेट नहीं होता है, अब 10 में তারপরটা कुछ एक হবে ऐड करके 25 25। 25 माइनस 10 15, हाँ 15। अब ये তারপরটা ट्वेंटी হচ্ছে 20। फाइव में कुछ एक, हाँ कुछ एक ऐड करके जो है 45 हुआ है, तो ये 20 हो जाएगा। फिर इसमें भी कुछ एक 10, ऐड करके 10 हो जाएगा। তারপরে 7, हाँ, তারপরটা 3। हम्म, ये मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया। निकालने क्या बोला है? मीडियन भी निकालने बोला है, मोड भी निकालने बोला है, ठीक है। तो अगर पहले मीडियन निकालते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला ये होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF CF डिवाइडेड by बाय F into इंटू H हाँ I H। HCI सब लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, N/2, तो N ये वाला है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 65/2, तो 65/2 कितना होता है, ये पहले हम लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे। 32.5। 32.5, तो 32.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करेगा? यहाँ। मैম 25 है। 25 ও হ্যাঁ, না 32, তো 25 কেন? 25 থেকে বেশি হবে তো। 45। हाँ हाँ। তো ये हो गया L1, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, तो 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब CF जो है वो 25 हो जाएगा। CF 25। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि 20 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कॉलम इस बार इधर है, इस बात का हाँ, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली पहले फ्रीक्वेंसी होता है फिर CF, तो लिखते हुए गलत हो सकता है, और ये डिफरेंसेस 5। अच्छा, तो मीडियन का आंसर मेरा आ जाएगा ये 32.5 माइनस 25 इंटू मैम 5। 11.875। हम्म, ये आ गया। और मोड भी निकाल लेते, फिर चेक कर लेंगे। मोड हो जाएगा L1 प्लस F माइनस F1 by 2F minus F0 minus F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? वही 20 ही है। हाँ, तो लोअर 20। क्लास बाउंड्री 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो हो जाएगा 20। 20 minus 15। हाँ, और ये F1 और ये F15 और 10, और दोनों का डिफरेंस आया 5। 5 20 माइनस 15। 25, 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5, 15 आ जाएगा। 11.67 আসছে ম্যাম। क्या कर रहे हैं? मोड। ओ, ये 40 होगा, ये হ্যাঁ, गलत लिखा है मैंने, इसलिए ওই যে मेरा ওই कैल 40 माइनस 25, ওটা 15 হবে। 15, ठीक है। हाँ, 25/15 प्लस 10, 11.67, 11.67, ठीक है। तो देखते हैं 11.67, मतलब ये वाला, और 11875 C,
11,875, ठीक है। अब इनके साथ अगर सिमिलर आंसर निकालना है, इंटू 1000 कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये प्रॉफिट जो है 1000 में था, तो सिमिलर पॉइंट के तो आंसर आस मिल बना। जाएगा। हाँ, तब पॉइंट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये देखो 11,667, ये देखो वही वैसा ही दिया हुआ होगा, 11,667। और ये मल्टीप्लाई करेंगे 11,875, 11,875 आ जाएंगे। अच्छा, फिर ये फोर्थ नंबर, ये भी निकालना पड़ेगा, मॉडल क्लास। यहाँ पर बोला है फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मॉडल मार्क एज 44, तो मोड बोल दिया है 44 होगा। और मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी मुझे फ्रीक्वेंसी निकाल के देना है, ठीक है। तो मार्क्स फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, 0 to 20 से लेके 80 to 100, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। 518 क्वेश्चन मार्क, 12 और 5। अच्छा, तो मोड क्या हो जाएगा, L1 प्लस एफ माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। तो मोड तो मुझे बता दिया है 44 है, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगा, तो 44 कौन से क्लास बाउंड्री में लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, 40 से 60 के 40 बीच to में आएगा, 60। इसमें आता है ना 44, तो लोअर क्लास बाउंड्री 40। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो तो क्वेश्चन मार्क है, इसको एक्स मान लो या कुछ और मान सकते हो। F1 मतलब ये, और इसके सक्सीडिंग वाला यहाँ हो 12। जाएगा, हाँ, 18, 2 इंटू एक्स माइनस 18 माइनस 12, और आई दोनों का डिफरेंस यानी कि 20 हो जाएगा। अब ये 44 माइनस 40 कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 18, 2x माइनस 18 और 12 का टोटल करने से हो जाएगा 30। 30 इंटू 20। तो ये हो गया 4x माइनस 18 इंटू, यहाँ पर 20 लिख देते हैं, और ये हो गया 2x माइनस 30। अच्छा, x इक्वल टू अब 20 আসছে ম্যাম। अच्छा, x इक्वल टू 20 आएगा, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 इंटू 2x माइनस 30, और ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स माइनस 18, ठीक है। अब जैसा चाहो कर सकते हो, हम इसको 4 से डिवाइड करके यहाँ 5 कर लेते हैं, 2x 8x माइनस মাইনাস 30 120 করেছি। है, ओपन कर लो, 2x माइनस 5x माइनस 90 प्लस 30, तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस 60, तो x इक्वल टू 60/3, तो x का वैल्यू 20 आ रहा है, देखते हैं। ओ, एक्चुअली ये आंसर नहीं है, अब बोल रहा है व्हाट वुड बी द मीन मार्क, इसके बाद मीन निकालना पड़ेगा, তাহলে ম্যাম ठीक। এটা কি ওই ইয়েটা 20 হবে মনে হয়, কোশ্চেন মার্ক যেটা রয়েছে ওটা 20 হচ্ছে। वो 20 आ गया, अब हमें मीन मार्क निकालना पड़ेगा, तो मीन मार्क कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, इधर मीड वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा। देखो मीन मार्क निकालेंगे, इधर मीड वैल्यू 0 से 20 का मीड वैल्यू 10, नहीं, हाँ हाँ 10 ही तो होगा। अच्छा, 20 और 40 का 30, 30, 40 और 60 का 50, 50, 60 और 80 का 70, 70, और 80 180 डिवाइड मतलब 90। 90। ये मेरा अब एक्स हो गया, अब मुझे निकालना चाहिए एफ एक्स, जो कि हम यहाँ निकाल सकते हैं, जो जगह है उसमें निकल जाएगा। और 5 10 50, 5 इंटू 10 50, 18 इंटू 30, फिर 5 540, 40, हाँ। और ये आया मेरा 20, 20 इंटू 1000, 50, 1000, 1000, 12 सत्ते 840 84, हाँ। और ये हो जाएगा আর একটু 450, 450। समेशन एफ एक्स निकाल लेते हैं, तो 50, 2280।
2280। হুম। 2280 না 2008, হ্যাঁ 2880, সরি ম্যাম। 2880 होना चाहिए। अब एवरेज निकालेंगे तो x बार हो जाएगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। 2880 बाय डिवाइडेड बाय, 60। हाँ है, ये कितना आ रहा है? 48। 60 48। आ, 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 4। ठीक है। अच्छा, 4। ये 5 वाला, ये 5 वाला हम लोगों ने कर लिया था एवरेज बोनस। और ये क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा, और ये क्वार्टाइल 6, 7 और 8, ये 3 करना पड़ेगा। थोड़ा सा तुम लोग इसे 6 वाला करना स्टार्ट करो, हम 1 मिनट आते हैं, ठीक है? तुम लोग 6 वाला करो, हम आके करवाते 6, 7, 8। ओके मैम। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वार्टाइल और 65th परसेंटाइल हमें निकालने के लिए बोला है इसमें, ठीक है? तो देखते हैं, देखो थर्ड क्वार्टाइल और 65th परसेंटाइल। तो मेरा डेटा है लेस देन 10 का मतलब 0 से 9, ठीक है? उसके बाद है 10 to 19, 20 to 29। এটা ম্যাম এইভাবে করে নিতে হবে, ওই 0 থেকে 9.5। হ্যাঁ, ওটা করে নিলেও হয়, নালে যেটা আমার বেরোবে যে ক্লাসটা, শুধু ওইটুকুটাই করে নেবো, তাহলেও হবে। তাও হবে। 40 to 49 पूरा करने से भी होगा, लेकिन अगर हम लोग टाइम बचाना चाहते हैं तो सिर्फ जो मेरा क्लास आएगा उसको सिर्फ चेंज कर लेंगे, हो जाएगा। আমি ম্যাম পুরোটা করেছি, ওই জন্য বললাম। हाँ,
ঠিক আছে, পুরোটা করে নিলেও হবে। আমি একটু সময় কমের জন্য সবগুলো করব বলে আমি শুধু ওইটাকেই চেঞ্ज করে নেবো। तुम लोग पूरा लिख लो। ठीक है, 29। क्वार्टाइल थ्री निकालना है, और परसेंटाइल 65। तो क्वार्टाइल थ्री हो जाएगा L1 प्लस 3 × n/4। ठीक है, जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वैसा ही होगा, ম্যাম ইন্টু ক্লাস আই। বাউন্ডারি করতে হবে তো? ওই যেটা হবে সেটাকে করে নেবো, মানে যেটা আমার আসবে। ওকে ওকে ম্যাম। সিএফ করতে হবে, ক্লাস কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি করতে হবে। 80 प्लस 18 प्लस 5 23, 23 और 38 61, 61 61 और 81 90 8 90 और 92। 92। ये तो 92/4 डी इंटू 3। तो देख लेते पहले कितना आ रहा है। 3 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 69। 69। 69 मेरा कहाँ लाई करेगा? 69 मेरा इधर लाई करेगा, तो ये 69 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो है क्या बोलते हैं उसे, क्वार्टाइल क्लास, मतलब ये 20 हो जाएगा, और आई डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ये मान लेना है, ये 29.5, मतलब ये दिमाग में रखना है। डायरेक्ट इसके हिसाब से कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा नहीं लिखा है ना, तो इस वजह से। तो আচ্ছা ये হচ্ছে मेरा आ जा रहा है, 39.5। ये मेरा 10 आ जाएगा, तो ये मेरा 29.5 आ जाएगा। ठीक है, इधर 10 आ गया, और ये मेरा 61। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। तो ये 69 माइनस 61 इंटू बाय 10 डिवाइडेड बाई 20 20। प्लस 29.5, तो आ गया 33.5। और जो है 65th, क्या बोलते हैं उसे, परसेंटाइल बोला था। 65th परसेंटाइल ये निकाल लेते हैं, ম্যাম मतलब এটা पी। তো 34 আসছে না? কোনটা 34? এই আপনার 33.5 है, तो हम 33.5 भी आंसर लेंगे ना, ये रहा। इंटू 1000 मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं करेंगे। 33500 आ जाएगा, 33,500। तो इसका परसेंटाइल, क्योंकि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो मेरा परसेंटाइल है वो 29,184 आना चाहिए इसका आंसर। फिर भी देख लेते हैं 29,184 आ रहा है कि नहीं। तो L1 प्लस n/4 के जगह हो जाएगा 100 × 65 माइनस CF, सेम फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाई F इंटू आई। तो n/100 इंटू 65, तो n मतलब 92 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 100 करने से आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा गलत आ गया। ম্যাম ওটা 9। আসছে 59.8। 9 अच्छा, हाँ, 65 ইনটু 92/100। 59.8 मतलब ये वाला। ওই 60 যেটা রয়েছে 61। হ্যাঁ हाँ, तो ये हो जाएगा 20 का हो जाएगा 19.5 19.5 से लेकर प्लस 29.5। 59.8। इसको डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर। CF हो जाएगा मेरा 23, হুম और F 38 इंटू आई मतलब 10, माइनस 23 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 38 प्लस 19.5, 29.18 इंटू 1000। 29184 आंसर 29,184। आ गया। ठीक है, ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, फिर इसके बाद 7th नंबर, इसमें बोला है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 100 लोगों के ऊपर है, 100 स्टूडेंट के ऊपर, पीपल्स 100 लोगों के ऊपर है। मीडियन मार्क जो है वो 32 है, मीन क्या होगा? तो पहले ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, फिर मीन मार्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 7th का लिख लेते हैं जो डेटा है, बस ये, और 8th वाला बाकी है। 7th का जो डेटा है वो है 0 से 10 लेके 50 से 60 तक। तो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसीज में है 10 क्वेश्चन मार्क 25 30।
एक क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y मान लेंगे, और लास्ट वाला मेरे पास है 10। ठीक है। अच्छा, मुझे CF निकाल लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास मीडियन का डेटा अवेलेबल है। मीडियन बोला है 32, तो CF क्या हो जाएगा 10, फिर उसके बाद 10 प्लस एक्स, उसके बाद 10 प्लस 20 35 प्लस एक्स, उसके बाद 65 प्लस एक्स, उसके बाद 65 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर हो जाएगा 75 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। और ये 100 है क्योंकि टोटल 100 डेटा है, 100 पीपल्स का डेटा है, ये हमें बोला है, तो इसका मतलब इनका टोटल 100 हो जाएगा। अब मुझे मीडियन क्या होगा वो बता रखा है, तो मीडियन है होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF इंटू ये डिवाइडेड बाई F इंटू आई, और मीडियन है 32। मुझे क्वेश्चन में बता रखा है 32 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये इसमें 32 लाई करेगा 30 से 34 के बीच में, तो ये मेरा लोअर क्लास बाउंड्री 30 आ जाएगा। एन मतलब 100, 100/2, ये मेरा 50 आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला लेंगे 35 प्लस एक्स, और एफ मेरा हो जाएगा 25, और आई मेरा जो है 10 आ रहा है। ठीक है, तो 32 इधर 30 लेके आ जाएंगे तो ये 2 हो गया। 50 माइनस 35 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 25, और इंटू ये मेरा हो गया 10। तो ये 2 इंटू 25 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये बाकी बचा 15 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2, 50, 50/10 5 हो जाएगा, 5 इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू एक्स। नहीं, ये क्या गलत हो गया, 9 आना चाहिए। 2, 50 माइनस 35 कितना होता है, 15 ही होता है। अच्छा, ये 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10, 50/10 मतलब 5, मेरा x का वैल्यू 10 आ गया, लेकिन यहाँ x का वैल्यू आना चाहिए, ये 30 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो 30 होगा ना, ये मैंने 25 लिख रखा है गलती से, ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 30 होगा, मैंने ऊपर वाला लिख लिया, इस वजह से गलती हुआ। না আমার ठीक है, F1 যেটা আসছে সেটা 9 আসছে। हाँ ये 9 ही होगा, ये मेरा 6 होगा ना, क्योंकि मैंने वहाँ डेटा अलग लिख लिया, मतलब 25 लिख दिया था, इस वजह से ये 30 तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 15 माइनस 6 9 हो जाएगा। अब 75 प्लस एक्स प्लस वाई अगर 100 है तो फिर वहां से वाई निकाल लेंगे क्योंकि मुझे एक्स पता चल गया है, तो वाई कितना हो जाएगा 100 माइनस 75 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 ए 25 हाँ 16 होगा मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। क्योंकि मैम 16 25, হচ্ছে। हाँ 16 आएगा। ठीक है, अच्छा ये निकालने के बाद मुझे निकालना है मीन। अभी ये आंसर नहीं हुआ है, मुझे मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल F1 लेंगे। X1 बाय हाँ, F1 यहाँ मिड वैल्यू निकाल लेते हैं उस क्वेश्चन के মানে तरह, तो यहाँ 7 को थोड़ा हटा लेंगे। मिड वैल्यू 0 से 10 का बीच का वैल्यू 5, 10 और 20 का 15 15, और ये 25, 25 ये 35 35, हाँ, 45, 10 10 करके 45 बढ़ेगा 55। 55 अब एफ इंटू एक्स करेंगे तो 5 इंटू 10 50, एक्स मुझे पता হুম, चल गया, एक्स मेरा कितना आया 9 आया, तो 9 इंटू 15, হুম, 15 9 135, 135। ठीक है, 25 इंटू 25 625। अच्छा, হুম, 35 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 1050 5×3 = 1050। अच्छा, ये 45, और वाई मेरा आया 16, 1645 देख 720 720 700। अच्छा, और 55 इंटू 10 55। 550 हाँ, अब इसका टोटल এটা ম্যাম আসছে 3130 3130। ठीक है, 3130 ডিভাইডেড বাই 100 100 एक्स बार 31.3 31.3, तो 31.3 मतलब ये सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट 8 मिनट। 3% चार्ज अच्छा, अब यहाँ पर
बस ये लास्ट करेंगे कंप्लीट। मोड जो है वो 66 है, मीडियन क्या होगा? तो मोड 66 है, उसके हिसाब से पहले मुझे एक फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, ये दिया हुआ है 90 तक फ्रीक्वेंसी है। 8, 16, 22, 28, 8, 16, 22, 28, फिर है क्वेश्चन मार्क जिसको हम x मान लेंगे, और 12 इसको मैंने मान लिया x, ठीक है। तो CF निकालेंगे, क्योंकि मुझे निकालने के लिए बोला है मीडियन निकालने के लिए बोला है। मोड है 66, तो मोड का मतलब होता है L1 प्लस एफ माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। तो मोड मुझे बता दिया है 66। 66 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर, ठीक है। तो L1 हो जाएगा 60 प्लस एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मतलब 28 माइनस 28 F1 22 और माइनस एफ 22 F2 जो क्वेश्चन मार्क है वो इंटू 10 आई मतलब 10। 10 तो ये, हाँ ये इधर माइनस होके 6 आ जाएगा, और 28 माइनस 22 6 इंटू 10, और 28 इंटू 2 माइनस 22, 28 इंटू 2 कितना होता है? 56 माइनस 20। 63.33 अच्छा 63.33 আসছে টোটালটা। 63.33। হ্যাঁ देखिए, तो 34 माइनस एक्स, ये 6 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 10, तो x हो जाएगा 10 माइनस 34, तो x हो जाएगा 24। तो फ्रीक्वेंसी आ गया मेरा 24, ये वाला फ्रीक्वेंसी, ये 24 आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालने क्या बोला है? अब मुझे बोला है कि मीडियन निकालो, तो मीडियन के लिए CF निकालना पड़ेगा। तो CF 8, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 24, 24 प्लस 22 मतलब 20, 20 40 और 6 46, 46 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 74, 74 प्लस 24 98, 98 प्लस 12 110, ये n हो गया, तो मीडियन हो जाएगा L1 प्लस n/2 माइनस f डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस CF डिवाइडेड बाई f इंटू आई। अच्छा, तो n/2 110/2 मतलब 55, 55 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 55 जो है ये यही वाला होगा, ठीक है, यही वाला मेरा मीडियन क्लास भी होगा। तो इसका मतलब 60, और f जो है वो है 28, गैप जो है वो 10 का हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 46 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 55 বলেছে তো 55 ঠিক ধরিনি, ঠিকই তো ধরেছি। 55 60 থেকে এই না 28-এর মধ্যে, 50 এই তো 50 থেকে 74। 74 আছে ঠিক আছে হ্যাঁ 55 माइनस जो है 46 इंटू 10 बाई 28 प्लस 60, 63.214, 63.214 मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ बाकी नहीं रहा। जो भी थ्योरी, बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही, थैंक यू मैम बाय।